जितनी वल्गैरिटी, ऑब्सीनिटी और डबल मीनिंग भोजपुरी फिल्मों में है, उतना तो तुम्हें शायद इंडियन पॉर्न साइट्स पर भी नहीं मिलेगा। इस राज्य में धोड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता हो, नीचता की हद है वो। यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते। आप संस्कृति समाज को, बच्चों को, माता बहनों के साथ, आप क्या वो सिंगर्स अपनी माँ बहनों के साथ बैठ के गाने सुन सकते हैं? क्या ये किसी शादी में हम गुजरते हैं, वो बैंड में बजता, डीजे पे बजता, अच्छा लगता? ये थे भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन जी, जो भोजपुरी फिल्मों में प्रेजेंट वल्गैरिटी को बैन करने की बात कर रहे हैं। पर एक बार रवि किशन का ही ये गाना सुनिए। लहंगा उठा दे रिमोट से, लहंगा उठा देव रिमोट से। अब ये हिपोक्रेसी जरूर है, पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसकी गंदगी का लेवल तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बार जरा इन गानों के नाम सुनो। लहंगा में बाढ़ आइल बा, हमारा लहंगा के अंदर वाईफाई, मेहरारू चाई मिल्की वाइट और भोईजी को दूध नहीं होता है। अगर तुम्हें इन गानों के नाम अनकंफर्टेबल कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी वीडियो तुम्हारे लिए और अनकंफर्टेबल होने वाली है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी जिस वल्गैरिटी के लिए बदनाम है उसको तो हम सब जानते हैं, पर उस वल्गैरिटी, ऑब्सिनिटी और शेमलेसनेस के पीछे का असली रीजन इन गानों के टाइटल से कहीं ज्यादा डार्क है। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ फिल्मों के नाम या गानों के टाइटल्स की नहीं है, उस 5 करोड़ भोजपुरी ऑडियंस की है जो ये गाने कंज्यूम करती है, और सिर्फ कंज्यूम नहीं, इन्हें एंजॉय करती है, इन्हें देखने के लिए पैसे तक देते हैं। बात उन भोजपुरी सुपरस्टार्स की भी है जो स्क्रीन पर ऐसी हरकतें करने के बाद और रियल लाइफ में क्लियरली अपनी को एक्ट्रेसेस को हरास करने के बावजूद वायरल हो गए। भोजपुरी फैंस के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लोग उन्हें भगवान मान रहे थे। फेमस तो ऐसे उर्फी जावेद भी है, राखी सावंत भी है, बहुत सारे लोग हैं। भगवान मानने में फर्क होता है। भगवान के लिए लोग मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने ये बोला, लोग जिसको भगवान मान रहे थे वहां पे एकदम से वहां क्या रिएक्ट किया जा सकता है, आप बताओ। इस वीडियो में तुम्हें भोजपुरी इंडस्ट्री के उन डार्क सीक्रेट्स का और उसके पीछे की वल्गैरिटी का असली रीजन तो पता चलेगा ही, जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। और ऐसी डीप डाइव वीडियोस ऑन बॉलीवुड एंड पॉप कल्चर अगर तुम्हें पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी कल्चरल डीप डाइव लेकर आते हैं। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की वल्गैरिटी, ऑब्सिनिटी के पीछे का रीजन कोई सिंपल नहीं है जितना किसी ऑन साइट पर न्यूडिटी और वल्गैरिटी का। इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर नुआंस्ड एंड मच डार्कर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जहां अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और अजय देवगन जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार भोजपुरी फिल्मों में काम करते थे। पंडित रविशंकर, शैलेंद्र और मंजू सुल्तान जैसे सूफी राइटर्स भोजपुरी गाने लिखते थे। समाज में हो रही मैल प्रैक्टिसेस, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पर भोजपुरी फिल्में बनती थी। और आज वही भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम सुनने के बाद लोगों के दिमाग में आता है सिर्फ वल्गैरिटी, ऑब्सिनिटी, विचित्र नामों वाले गाने और डबल मीनिंग से भरी हुई शेमलेसनेस। और ये सिर्फ 2-4 गानों के ऊपर या चंद फिल्मों और डायलॉग्स के ऊपर पूरी एक इंडस्ट्री को स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूं मैं। देवर पे मनवा डोले, टूटी जाई पलंग राजा जी, कमरिया करे लपालप, ऐसे ना जाने कितने हजारों गाने तुम्हें मिल जाएंगे जो क्लियरली डबल मीनिंग है, उनको किसी इंटेंशन से ही बनाया गया है। और शायद यही रीजन है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में बन रही भोजपुरी फिल्मों को ग्रांट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट देने से मना कर दिया, जो उन्हें कुछ समय पहले तक मिलता था। रवि किशन स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप की डिमांड कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे टैलेंटेड बिहारी एक्टर्स भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते। पर इन सब के बावजूद भोजपुरी इंडस्ट्री को चलाने वाले गुंडे, उनके अपने मेल सुपरस्टार्स को शायद इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पवन सिंह, जिन्होंने लखनऊ के लाइव स्टेज शो पर एक्ट्रेस अंजलि राघव को हजारों फैंस के सामने गलत इंटेंशन के साथ टच किया, उन्होंने कभी ढंग से माफी तक नहीं मांगी इस काम की। उन्होंने ओपनली मांगी। अगर वो पर्सनली मांगते एक बार को वो ज्यादा अच्छा होता, बट ओपनली सिर्फ उन्होंने स्टोरी पे डाली, बट ठीक है। और माफी तो दूर की बात है, इस इंसिडेंट के बाद पवन सिंह की टीम के लोग अंजलि को हरास तक कर रहे थे। मेरे पास डायरेक्टर का फोन आया उनके कि ये क्या डाल दिया कि माफ कर दिया, बॉस ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी है, बॉस ने पहली बार सॉरी बोला है किसी को, तो आप थैंक यू लिख के डालो। मैंने कहा थैंक यू क्यों लिखूंगी? फिर उन्होंने मैसेज किया, आपने ज्यादा हल्के में ले लिया लगता है। उनको कैरेक्टरलेस दिखाने के लिए उनके खिलाफ एक पीआर कैंपेन रन करी जाती है। इनकी पीआर टीम ने मेरे सॉन्ग सॉलिड बॉडी इतना हिट सॉन्ग है, उसकी क्लिप्स निकाल के मुझे पॉर्न स्टार लिखते हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां कि मैं हर दिन देख के रोती थी पूरी रात। और इन्हीं पवन सिंह को बॉलीवुड अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइज 3 के पार्ट 2 में गाना गवाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके साथ कोलैब करना चाहते हैं। पवन सिंह के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे गानों के लिए? बिल्कुल करेंगे। वो तो रिसेंटली इतने बड़े हिट उन्होंने सॉन्ग दिया है और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पद्मावत जैसी मूवी पर तो बैन लगाते हैं, पर
शायद भोजपुरी फिल्मों में जो वल्गैरिटी, न्यूडिटी, ऑब्स्सिनिटी दिखाई जा रही है, उनको देखने के लिए उनकी आंखों पर एक पर्दा लगा हुआ, क्योंकि शायद पब्लिकली इल मैनर्ड हरकतें करने में उन्हें भी कोई शर्म नहीं आती। अब हमारे करंट टॉपिक से तो अनरिलेटेड है, पर इस इंसिडेंट पर हमारे मिनिस्टर्स के बयान हमें सब कुछ बता देते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की ऑडियंस के बारे में। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। क्योंकि एग्जैक्टली यही बात कही थी पवन सिंह के फैंस ने जब उन्होंने स्टेज पर अंजलि राघव को इनअप्रोप्रिएटली टच किया था। जब ये हुआ था, मुंबई से जितने लोग मुझे जानते थे, हरियाणा से, दिल्ली से, उन सबने ही गुस्से में फोन किया कि अंजलि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तूने बोला क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं। तो इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं था सबके लिए। पर भोजपुरी में ये था कि सब ये बोल रहे थे कि कमर ही तो छुआ है अभी। अब देखा जाए तो भोजपुरी फिल्में किसी स्पेशल तरीके से अलग नहीं है। एक रीजनल लैंग्वेज का सिनेमा है जो इंडिया के कई स्टेट्स में, पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, हर भाषा में फिल्में बनती हैं, हर भाषा में गाने बनते हैं। केजीएफ और कंतारा जैसी फिल्में तो ग्लोबल फिल्म्स बन जाती हैं। आरआरआर जैसी फिल्मों की वजह से पूरी दुनिया में इंडियन फिल्मों का नाम होता है। अभी 2025 में ही मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा और हाईएस्ट ग्रोसिंग मलयालम फिल्म बनी। हर इंडस्ट्री के अपने रीजनल सुपरस्टार्स भी होते हैं, जैसे बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नाना पाटेकर ओरिजिनली मराठी सिनेमा के आर्टिस्ट हैं और आज तक मराठी थिएटर करते हैं। उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे तुम देख सकते हो हमारी इस वीडियो में। तुम्हें वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। पर भोजपुरी सिनेमा में एक्टर सिर्फ स्टार या सुपरस्टार नहीं होते, उनके लिए उनका सुपरस्टार लिटरल भगवान है। और ब्लाइंड फैंडम बॉलीवुड में भी एग्जिस्ट करता है, पर अगर सलमान खान जैसा सुपरस्टार अपनी को एक्ट्रेस को स्टेज पर इनअप्रोप्रिएटली टच करेगा तो उनके फैंस तो उन्हें शायद डिफेंड नहीं करेंगे। बॉलीवुड के बाकी लोग उन्हें सपोर्ट करने से पीछे हटेंगे। पर जब पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ऐसा करते हैं तो भोजपुरी फैंस उस एक्ट्रेस को ही कैरेक्टरलेस और अपॉर्चुनिस्टिक होने का टैग दे देते हैं। सपना चौधरी भी पवन सिंह को गलत ठहराने के बजाय उस एक्ट्रेस को ही कॉल आउट करती हैं। सपना का कहना था कि नहीं ये गलत किया, बाद में विरोध करना बिल्कुल गलत है, ये है वो। और जब मैंने भोजपुरी ऑडियंस को, उनके कल्चर को, उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करी तो ये क्लियर हो गया कि भोजपुरी फिल्में, वहां का सिनेमा ऐसा क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल विकिपीडिया सर्चेस के अकॉर्डिंग जनवरी 2020 से जुलाई 2020 के बीच जहां पंजाबी ऑडियंस ने सबसे ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब को सर्च किया, महाराष्ट्र में लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सर्च किया, वहीं भोजपुरी पेजेस पर सबसे ज्यादा सर्च करा जाने वाला वर्ड था बुर, यानी फीमेल जेनिटल ऑर्गन। तो क्या भोजपुरी ऑडियंस अच्छा कंटेंट देखना ही नहीं चाहती? क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स मजबूरी में ऐसे भद्दे गाने बना रहे हैं? इसका जवाब देना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इस बात में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम अभी कुछ देर में डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर इस ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंटेंट बनाया जा रहा है, उससे डैमेज जो बिहार के यूथ पर हो रहा है, देश भर में बिहार के लोगों की इमेज को हो रहा है, वो थोड़ा सोचने लायक। क्योंकि जैसे नॉर्थ में तमिल सिनेमा को लोग रजनीकांत के नाम से जानते हैं, भोजपुरी सिनेमा को भी देश भर में अपने बड़े सुपरस्टार केसारी लाल यादव और पवन सिंह के नाम से ही जाना जाएगा। पर जब पवन सिंह से पूछा गया कि आप ऐसे अश्लील गाने क्यों बनाते हो, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ मना कर दिया। हम हमेशा से चाहते हैं सर कि हमारा भोजपुरी का लेवल बढ़े, लेकिन अकेला पवन सिंह नहीं कर सकता है। कोशिश कर सकता हूँ बट अकेले नहीं संभव। अच्छा मान लो हम सुधरे की कोशिश करें, हमारे कोनो गड़ा में ढकेल देवे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? केसरी लाल यादव जो कुछ महीने पहले बिहार में चुनाव भी लड़ रहे थे, वो मैरिड होने के बावजूद अपनी चीटिंग को जस्टिफाई करते हैं। जिस जगह पे मैं हूँ बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना तो उसके भी अफेयर हो जाते। तो सच बात तो ये है कि भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये वल्गैरिटी, ऑब्स्सिनिटी सिर्फ उनके गानों या फिल्मों तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं। ये तो कई मायनों में उनके सुपरस्टार्स की असली पर्सनालिटी है जो उनके गानों में थोड़ी सी निकल के आती है। इस हद तक कि आज ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बॉर्डर लाइन पोर्नोग्राफिक है। जैसे 2017 में दिनेश लाल यादव और अमरपाली दुबे, जो दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े स्टार्स हैं, उनका ये गाना होली में चुबे लगल गगरी, इस गाने को यूट्यूब पर लगभग 3 लाख लोगों ने देखा। और तुम्हें ये अब यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाने के जो लिरिक्स और विजुअल्स थे उन्हें दिनेश लाल यादव अपनी बीवी और अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते थे। जैसे गाने की ये लाइन, पिचकरिया से दालम रस सगारी हो तोला घाघरी, यानी हीरो हीरोइन से कहता है कि तुम अपनी स्कर्ट को पकड़ो, मैं पक्का तुम्हें आज अपनी वाटर गन से गीला कर दूंगा। अब गाने के सिंगर या एक्टर से पूछोगे तो वो बड़े आराम से अपने इन डिसीजंस को जस्टिफाई कर देंगे तुम्हारी गलत सोच पर ब्लेम डालकर। पर सच उन्हें भी पता है कि ये गाने बनते ही इन डबल मीनिंग इंटेंशंस के साथ हैं। होली जैसे फेस्टिवल्स को भी सेक्सुअलाइज करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी तरह 2016 के एक गाने में केसरी लाल यादव के ये लिरिक्स, भौजी को दूध नहीं होता है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ दूध नहीं देती हैं, ये ऐसे लिरिक्स हैं कि मुझे बोलने में और आपको सुनने में शर्म आ जाएगी, पर केसरी लाल यादव को गाने में नहीं आएगी और इन 46 मिलियन लोगों को यूट्यूब पर ये गाना सुनने में नहीं आएगी। और पवन सिंह का ये गाना यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा की कई शादियों में बहुत बजता है और तुमने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और तो और कई बिल्कुल नॉर्मल चीजों को जो भोजपुरी इंडस्ट्री ने पिछले 15-20 सालों में सेक्सुअलाइज किया है, उसे स्टडी करना, पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल सा शब्द भाभी या फिर भोजपुरी में भौजी, ये तो हद से ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया गया है। ऐसे ही नाभी, लहंगा, चोली और दूध जैसे शब्द तुम्हें भोजपुरी गानों और फिल्मों में बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने और देखने को मिल जाएंगे और सभी को इंटेंशनली डबल मीनिंग और सेक्सुअलाइज तरीके से ही यूज किया गया है। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। भोजपुरी को तो इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया की सबसे प्यारी भाषा कहा जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने तो कई ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्में इंडियन सिनेमा को दी हैं। तो लाजमी है ये समझना कि ऐसा आखिर हुआ क्या कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज बस सॉफ्ट कोर पॉर्न का एक दूसरा नाम बनकर रह गई है। 1950s में भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिल्म डायरेक्टर नाजिर हुसैन से एक अवार्ड शो में मिलते हैं और क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था, वो नाजिर हुसैन से भोजपुरी में फिल्में बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। नाजिर को भी आइडिया अच्छा लगा क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग उस समय मेनली हिंदी का सिनेमा ही देखते थे, तो अगर उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में अच्छा सिनेमा मिलेगा तो वो उसे बहुत शौक से देखेंगे और सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी भाषा की भी ग्रोथ होगी। यही थॉट लेकर नाजिर हुसैन 1962 में बनाते हैं पहली भोजपुरी लैंग्वेज फिल्म विद द टाइटल गंगा मैया। और नाजिर हुसैन को जितनी उम्मीद थी ये फिल्म उससे कहीं ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल होती। यूपी और बिहार के कई थिएटर्स में तो ये फिल्म 25 हफ्तों तक लगी रही थी, सिल्वर जुबली का अवार्ड अचीव करती है और इसी के साथ शुरू होता है भोजपुरी सिनेमा का फेज 1। 1962 से लेकर 1966 तक लगभग 20 भोजपुरी फिल्में रिलीज होती। भोजपुरी ऑडियंस का अपनी ही लैंग्वेज में फिल्म देखने का टेस्ट डेवलप होता है। अब इन फिल्म्स की खास बात ये थी कि इन्हें बनाने की कॉस्ट बहुत कम थी और देखने वाली ऑडियंस का नंबर बहुत ज्यादा, इसीलिए एक लो बजट सुपर हिट फिल्म बनाना बहुत आसान था। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री इतनी नई थी कि फिल्में ज्यादा नहीं थी, इसलिए कई बार फिल्म अच्छी ना होने के बावजूद भी लोग सिर्फ फैसिनेशन के लिए अपनी रीजनल लैंग्वेज के लिए ही उसे देखने चले जाते थे। और यही रीजन था कि इन भोजपुरी फिल्मों की सक्सेस को देखकर कई हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स भी भोजपुरी फिल्में बनाने लगे, जैसे पीएल संतोषी जिन्होंने बॉलीवुड में बरसात की रात और ओपेरा हाउस जैसी हिंदी फिल्में डायरेक्ट करी हैं। उन्होंने 1964 में डायरेक्ट करी भोजपुरी फिल्म सैया से भाईले मिलन। अरविंद सेन और सुरेंद्र सिन्हा जैसे प्रोड्यूसर्स ने भी भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस करी हैं। पर भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा ब्रेक थ्रू मूवमेंट नाजिर हुसैन की दूसरी फिल्म के साथ आता है, जिसका टाइटल था हमार संसार। ये एक भोजपुरी फैमिली ड्रामा थी जो एक सोशल थीम पर बेस्ड थी और ये नेशन वाइड सुपर हिट होने वाली पहली भोजपुरी फिल्म बनती है। ये फिल्म इतनी सिग्निफिकेंट थी कि इसने आगे आने वाली कई सालों तक भोजपुरी फिल्मों के लिए एक टेम्पलेट सेट कर दिया। फैमिली वैल्यूज और सोशल थीम्स पर बनी भोजपुरी फिल्में लोगों को बहुत पसंद आने लगी। जैसे 1963 में भिखारी ठाकुर का लेजेंडरी प्ले विदेशिया, जो बेस्ड था बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की लाइफ और उनके पेन पर। 1964 में लागी नहीं छूटे राम, 1965 में गंगा और 1966 में धरती माई जैसी फिल्में रिलीज, जिनके टाइटल्स आज सुनकर शायद थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री से आने वाली फिल्में हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली भोजपुरी फिल्मों को फिर एक गोल्डन गूस की तरह देखा जाने लगा कि अगर किसी ने सोशल थीम पर भोजपुरी भाषा में फिल्म बना दी तो वो तो हिट होगी होगी। एंड इस टेम्पलेट ने भोजपुरी सिनेमा को स्पीड तो दी, पर अपनी तरफ इनवाइट किया कुछ ऐसे लोगों को भी जिनका पर्पस सिर्फ फिल्मों से पैसे कमाना था, जो भोजपुरी समाज को समझे बिना सिर्फ हाई ROI के लिए भोजपुरी फिल्में बनाने लगे, जिसकी वजह से फिल्में सिमिलर और बोरिंग होने लगी, कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। और ये देखकर प्रोड्यूसर्स ने अपना पैसा भोजपुरी इंडस्ट्री से खींच लिया। 1967 से 1976 तक भोजपुरी में सिर्फ 2 फिल्में रिलीज हुई। इंडस्ट्री में 10 साल तक कोई ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस या तो पुरानी भोजपुरी फिल्में देख रही थी या फिर मिड 70s की बॉलीवुड की एंग्री यंग मैन वाली फिल्में जो इंस्पायर्ड थी सलीम जावेद की राइटिंग से, अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली परफॉर्मेंस से। एंड कैसे सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के ऊपर बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनाया, वो तुम इस वीडियो में जाकर देख भी सकते हो, लिंक तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड ये इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि एंग्री यंग मैन का वो एलिमेंट ही था जिसने भोजपुरी सिनेमा में भी रिवाइवल करवाया। बच्चों भाई शाह ने बॉलीवुड के ट्रेंड को देखते हुए पहली बार भोजपुरी में एक एक्शन फिल्म बनाई, दंगल। ये पहली कलर्ड भोजपुरी फिल्म भी थी और क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस पिछले 15 सालों से फैमिली ड्रामा देखकर बोर हो चुकी थी, कंटेम्पररी बॉलीवुड से हाईली फैसिनेटेड थी, इसीलिए दंगल प्रूव टू बी अ मैसिव हिट। एंड इस फिल्म के बाद सबको ये लगा
लगा कि भोजपुरी सिनेमा को अब एक्शन फिल्मों के लिए ही जाना जाएगा और हर कोई एक्शन फिल्म ही बनाएगा। पर एक आदमी था जिसने अपनी आइडियोलॉजी अभी तक नहीं छोड़ी थी, नाजिर हुसैन। 1979 में नाजिर हुसैन रिलीज करते हैं बलम परदेसिया, which was the story of a young man जो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और इन दो फिल्मों की मैसिव सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर्स फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। 1977 और 2002 के बीच 150 फिल्में रिलीज हुई और भोजपुरी ऑडियंस ने इतना कंटेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी भोजपुरी सिनेमा ने इस पीरियड में बहुत प्रोग्रेस करी और इस सक्सेस और प्रोग्रेस की वजह से ही शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लेजेंडरी बॉलीवुड आर्टिस्ट भी भोजपुरी फिल्म में काम करने लगे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने भोजपुरी में कई गाने गाए। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसे कई बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने भोजपुरी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंसेस दी। पर जिस फॉर्मूला ने भोजपुरी इंडस्ट्री को अब तक जिंदा रखा था वो फिर से सैचुरेट होने लगा। एक ही तरह के फैमिली ड्रामा बनाने की वजह से और इतना ज्यादा कंटेंट हर साल रिलीज होने की वजह से भोजपुरी फिल्में थिएटर्स में चलना बंद हो गई। तो सोचो भोजपुरी प्रोड्यूसर्स और फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने क्या किया, फैमिली ड्रामास को अडल्ट ड्रामास बना दिया। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद बिहार के नौजवान आसपास के स्टेट्स में काम करने जाने लगे और यहीं बनी भोजपुरी सिनेमा की वो कोर ऑडियंस जो आज तक चल रही है। फिल्म्स में सेक्स सीन्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स थोड़े कॉमन होने लगे तो फैमिलीज ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर भोजपुरी फिल्मों को देखने जाना बंद कर दिया। एंड फाइनेंशियली भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से डूबती नजर आ रही थी। पर फिर 2003 में एक इंसान ने भोजपुरी इंडस्ट्री की पूरी ट्रैजेक्टरी अकेले बदल दी, एक ऐसे डायरेक्शन में जिसे शायद कभी ठीक ही नहीं किया जा सकता, which ultimately led to the भोजपुरी इंडस्ट्री going down a route जहां पर ना जाने कितने लोग इंटरनेट पर तो चाहते ही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री बैन कर दी जाए। 2003 में रिलीज होती है भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला। और वो इंसान जो भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं वो है रिंकिया के पापा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा ही हंस दिल। सिर्फ 30 लाख में बनी ससुरा बड़ा पैसे वाला एक मेजर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बनारस में 50 हफ्ते लगातार दिखाई गई एंड इस फिल्म को हिट बनाया था इसकी कहानी ने, जो थी राजा के बारे में, जो शहर से अपने गांव वापस आकर रानी के प्यार में पड़ जाता है। एंड ये फिल्म ऑडियंस को इसीलिए इतनी पसंद आई क्योंकि इसे अपनी ऑडियंस की चॉइस और टेस्ट का अच्छे से पता था। उस समय तुम्हें याद हो तो बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बन रही थी जहां एक एनआरआई बाहर विदेश से अपने देश आता है और एक भोली भाली इंडियन लड़की से प्यार में पड़ जाता है। और ससुरा बड़ा पैसे वाला इसी थीम और इमोशन को एक लोकल लेवल पर दिखा रही थी। इसमें राजा पुरानी भोजपुरी फिल्मों की तरह धोती कुर्ता नहीं बल्कि जीन्स, शर्ट और सनग्लासेस पहनता था, जो भोजपुरी ऑडियंस के लिए एक एस्पिरेशन था। पर मॉडर्न बनने के बाद भी राजा का अपने रूट से जुड़ा रहना, इंग्लिश सीखने के बावजूद इंग्लिश को सुपीरियर ना मानना, ये वो सेंटिमेंट्स थे जिन्होंने भोजपुरी ऑडियंस की फीलिंग्स को पूरी तरह से कैप्चर कर दिया। Who are you, rascal? Hey, you shut up. On getting a little education, do you think that other people are just insect? In your opinion, ma'am, education enhances the power of civilization. But you people have degraded the culture of our society. इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, which was 30 times its budget. एंड अगले साल आती है रवि किशन की फिल्म पंडित जी बताना ब्याह कब हुई, जो 60 लाख में बनी थी और 6 करोड़ रुपए कमाती है। 2004, 2005 और 2006 में भोजपुरी सिनेमा पूरी तरह से कमबैक कर चुका था। बॉलीवुड के कई बड़े नाम फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते थे। उदित नारायण और अजय देवगन जैसे सेलिब्रिटीज ने इस पीरियड में फिर से भोजपुरी सिनेमा में काम तक किया। पर इस मैसिव सक्सेस को देखकर भोजपुरी फिल्म मेकर्स इतने ग्रीडी हो गए कि फिल्मों की क्वांटिटी तो बढ़ रही थी पर क्वालिटी हर साल नीचे जा रही थी। इस समय भोजपुरी प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स को दो चीजें रियलाइज हुई। पहले ये कि उनकी प्राइमरी ऑडियंस जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो दूसरे स्टेट्स में जाकर काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा उस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने में। और उन्होंने वो कैसे किया वो मैं बताऊंगा भी। पर दूसरा रियलाइजेशन हुआ ये कि फिल्मों को ऑडियंसेस लीड एक्टर से ज्यादा सुपरहिट सॉन्ग्स के सिंगर्स के नाम से याद रखती है। उनके लिए असली सुपरस्टार वो सिंगर ही है, क्योंकि बिहार में जो नाच गाने का ट्रेडिशन सालों से चला आ रहा है उसमें भी नाटक के एक्टर से ज्यादा सिंगर की वैल्यू होती थी। और इन दो रियलाइजेशंस ने भोजपुरी सिनेमा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब एक एक करके तुम्हें सारे डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यही वो दो रियलाइजेशंस थे जहां से भोजपुरी इंडस्ट्री की हर वो चीज जिसको आज हम शेमलेस मानते हैं उसका जन्म हुआ। धीरे धीरे भोजपुरी फिल्मों में एक्टर्स को सिंगर्स ने रिप्लेस कर दिया। अब फिल्म सिर्फ सिंगर के नाम पर चलती थी, उनके गानों के लिए चलती थी। फिल्म्स और गानों में न्यूडिटी और डबल मीनिंग लिरिक्स बढ़ने लगी। सिंगल स्क्रीन्स पर तो वैसे भी कोई उन फिल्मों को देखने नहीं जा रहा था, पर उन फिल्मों के गानों की कैसेट्स बेचना थोड़ा ज्यादा आसान था। उन माइग्रेंट वर्कर्स को
जो अपने घरों से दूर हैं, कई महीनों से सालों से अपने परिवार को देखे नहीं थे, सेक्सुअली रिप्रेस थे और सबसे बड़ी बात गरीब थे। वो या तो ये कैसेट्स खरीद सकते थे या यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते थे, जो अल्टीमेटली भोजपुरी सिनेमा की उनकी इंडस्ट्री की अश्लीलता को फैलाने का सबसे पोटेंट सोर्स बना। क्योंकि यूट्यूब के सेंसरशिप टेस्ट को क्लियर कर पाना वाज रिलेटिवली इजियर देन सेंसर बोर्ड के टेस्ट को क्लियर कर पाना। इसलिए कई भोजपुरी फिल्में डायरेक्ट यूट्यूब पर रिलीज होने लगी और यहीं से शुरू हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री का नंगा नाच। जिन वल्गर और डबल मीनिंग गानों की बात अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी, वो सब इस पीरियड में बने हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री की वल्गैरिटी की इस नुआंस को समझने के लिए उसकी प्राइमरी ऑडियंस को समझना ही बहुत जरूरी है, जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में काम करने आया एक माइग्रेंट वर्कर, जिसने महीने और सालों से अपने घर के लोग नहीं देखे हैं, अपनी वाइफ को नहीं देखा है, पर उसे डायरेक्ट पॉर्न दिखा देना भी ठीक नहीं। क्योंकि बिहार जैसी सोशली बैकवर्ड स्टेट्स में अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कोई खुल के एक्सप्रेस नहीं करता। उनको सेक्स के ओपन डिस्कशन से कई ज्यादा अच्छी लगती हैं डबल मीनिंग बातें। एंड यही एग्जैक्ट चीज उनकी खुद की लैंग्वेज के भोजपुरी फिल्मों के गाने उन्हें सर्व कर रहे थे। और क्योंकि उनकी वाइफ अब घर पर अकेली है, तो तुम्हें देवर और भाभी के रिलेशनशिप को सेक्सुअलाइज करने वाली फिल्में, गाने और डायलॉग्स भी भर भर के मिलेंगे। भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेस का काम होता है सिर्फ उस फिल्म में प्रेजेंट होना और खुद को एक्सपोज करना, खुद का ऑब्जेक्टिफिकेशन कराना। भोजपुरी में ये दिखा दिया है कि फीमेल मॉडल तो कुछ होती ही नहीं, किसी को भी बुलाओ करवा लिया, गाना सिर्फ चलेगा तो लड़के के दम पे चलेगा। और शायद होता हो क्योंकि वहाँ मीनिंग या डबल मीनिंग गाने ज्यादा देखे जाते हैं या क्या। और क्योंकि फिल्म में एक्ट्रेस बनने का काम मिल रहा है, तो कई गरीब घर की लड़कियों को ये काम करने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। इसीलिए तुम्हें आज भोजपुरी फिल्मों की लीड एक्ट्रेसेस भले ही तुम्हें वल्गर सीन्स करती हुई ना दिखे, पर उन्हीं एक्ट्रेसेस के 8 साल पुराने गानों में तुम्हें उनकी मजबूरी भी साफ दिख जाएगी। गानों में जब जरूरत नहीं भी होती, तब भी एक्ट्रेस को अननेसेसरीली एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहना दी जाती हैं। तो बोला गया था कि ऐसा है, गाने में कोई जरूरत ही नहीं थी कि ऐसा शॉट है कि सिर्फ टॉवल है, टॉवल दिखेगा, आपके पैर दिखेंगे नीचे से खाली, पूरा आप नहा रहे हो, सिर्फ टॉवल दिखेगा, आप नहाते हो, ऊपर का पूरा आपका ऐसा न्यूड दिखेगा बैक से। तो मैंने कहा इसमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मैं क्यों। इन शॉर्ट, एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री में शायद सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई होने के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं। अब शायद तुम या तुम्हारे दोस्त ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और तृप्ति डिमरी सेम चीज करती हैं, रिवीलिंग ड्रेसेस में उनके सीन होते हैं, तो ये मॉरल हाई ग्राउंड तब कहां चला जाता है। और अपने वल्गर कंटेंट पर सवाल खड़े होने पर कई भोजपुरी एक्टर्स का भी यही सवाल था। दीपिका के सॉन्ग की करे बात, जो भी आया था बेशरम इश्क जो था गाना, क्या पहना उन्होंने। पर उस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है खुद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने। देखिए, आइटम सॉन्ग और नंगे नाच में फर्क होता है। आइटम सॉन्ग सभी भाषाओं की फिल्मों में होते हैं, जो ठीक भी है, लेकिन भोजपुरी फिल्म उद्योग के आइटम सॉन्ग्स में जो अश्लीलता का लेवल है, वो दरअसल सॉफ्ट पोर्न की श्रेणी में आता है। महिलाओं को जिस तरह से यहाँ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसके चलते भी ज्यादातर भोजपुरी गीतों को एक सभ्य समाज की कला के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका अनप्रोफेशनलिज्म। भोजपुरी इंडस्ट्री किसी भी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। फिल्म के कलेक्शन का कितना हिस्सा कहां से आ रहा है, इसका डेटा किसी के पास नहीं है। फिल्म से कब किसको निकाल दिया जाए, इसका भी कोई रेगुलेशन नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, फिल्म में चलती है और उन्हें कंट्रोल करता है सिर्फ एक इंसान, सिंगर टर्न सुपरस्टार। पवन सिंह, मनोज तिवारी, केसरी लाल यादव, दिनेश लाल यादव। इनमें से अगर तुम ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेंस में देखो तो शायद किसी को एक्टिंग का ए भी नहीं पता है। ना तो कोई भोजपुरी एक्टर किसी थिएटर स्कूल से निकला है, और शायद ना ही उनमें से किसी ने एक्टिंग को समझने की, उसे पढ़ने की कोई कोशिश भी की है। हाँ, शायद रवि किशन इसमें एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी एक्टिंग करके दिखाई है, पर भोजपुरी फिल्मों में नहीं, बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में। पर भोजपुरी इंडस्ट्री में 100% कंट्रोल और अथॉरिटी सिर्फ मेल सुपरस्टार की रहती है, जिसने अपना करियर शुरू तो सिंगिंग से किया था, पर एक बार गाने हिट हुए, लोगों ने उन्हें स्टार मानना शुरू कर दिया, तो वो फिल्मों में लीड रोल्स भी करने लगे। पर उनकी ये अनरेगुलेटेड पावर एक डार्क और अनफॉर्चुनेट रूप तब ले लेती है जब उनकी असली साइड दिखती है। क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, शायद रियल लाइफ में भी बहुत बदनाम है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सामने आया 29 अगस्त 2025 को, जब पवन सिंह और एक्ट्रेस अंजलि राघव लखनऊ में अपने गाने के प्रमोशन के लिए स्टेज शो करने पहुंचे। पवन सिंह स्टेज पर हजारों लोगों के सामने अंजलि की वेस्ट को इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं। एंड ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट भी नहीं है, पवन सिंह ही पहले भी ऐसा कर चुके हैं स्टेज पर। कुछ साल पहले उन्होंने एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को इसी तरह टॉर्चर किया था जब वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, और स्टेज या सेट पर सबके सामने अक्षरा को पवन सिंह के पैर छूने होते थे। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था, मैं पब्लिकली जाऊँ स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना? जी, मेरा पैर छूना है। पर सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये सब पता होने के बावजूद बहुत कम लोग थे जिन्होंने पवन सिंह के खिलाफ कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया। उस इंडस्ट्री की किसी भी एक्ट्रेस ने अंजलि राघव को खुल के सपोर्ट नहीं किया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने
इतने कॉमन है कि इन्हें कोई इशू मानता भी नहीं है। मैंने बॉलीवुड की प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप पर एक वीडियो बनाई थी, उस पर 1 मिलियन व्यूज भी हैं, वो भी तुम इस वीडियो के बाद देख सकते हो, तुम्हें लिंक मिल जाएगा। पर भोजपुरी इंडस्ट्री की रिलेशनशिप्स तो उससे भी एक नंबर आगे हैं। और अब मेरी तो पर्सनली इस इंडस्ट्री से कोई उम्मीद बची नहीं, क्योंकि ना तो सुपरस्टार कल्चर यहाँ खत्म होना इतना आसान है, ना ही शायद ऑडियंस अच्छा कंटेंट देखना चाहती है। और जब हर गाने हर फिल्म में फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई सेक्सुअलाइज किया जाएगा तो फिर बिहार की यूथ थोड़ी ना विकिपीडिया गूगल पर जाकर सिद्धार्थ बुद्ध और नालंदा यूनिवर्सिटी सर्च करेगी। जो बची हुई उम्मीद है वो लाया करती है बिहार और यूपी की गवर्नमेंट से, क्योंकि वो चाहे तो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड बोर्ड बना सकते हैं जो कुछ हद तक तो वल्गैरिटी, फिल्मों के टॉपिक्स, डबल मीनिंग लिरिक्स, उनकी ओवर्ट एक्सपोजर, सेक्सुअलाइजेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। अब ऐसा होने के कितने चांसेस है वो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे डीप डाइव पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉप कल्चर हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। और अगर बॉलीवुड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, राजेश खन्ना के अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल और नाना पाटेकर की मैडनेस के किस्से और कहानी जानने हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियोस के ऊपर क्लिक करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।